हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से डीप डाइव जीएस के चैनल में। तो हम वेदरिंग को देख रहे थे और हमने वेदरिंग में फिजिकल और केमिकल वेदरिंग को कवर कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं रेट्स ऑफ वेदरिंग। तो क्या फैक्टर्स हैं जो रेट्स ऑफ वेदरिंग को अफेक्ट करते हैं। तो लेट्स लुक कि कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। हमारा आज का क्वेश्चन है कि समराइज द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द टाइप एंड द रेट ऑफ द रॉक वेदरिंग। तो क्या ये क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि वेदरिंग एक बहुत ही मेजर फिनोमिना है और जिससे हमारी पूरी जो लाइफ सिस्टम है इट इज सपोर्ट बेस है फॉर आवर लाइफ सिस्टम और फॉर आवर ह्यूमन लाइफ एज वेल एज द एनी अदर मींस ऑर्गेनिज्म। अगर हम पूरे लाइफ सिस्टम की बात करें, ठीक है, और इस बायोस्फीयर में, तो वेदरिंग प्लेड अ वेरी प्रीडोमिनेंट रोल एंड दिस कैन बी आस्क्ड कि समराइज द फैक्टर। तो समराइज की जगह यहाँ पे डिस्कस आ सकता है, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो डिस्कस ऐसा आ सकता है कि डिस्कस द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टाइप्स एंड द रेट्स ऑफ द रॉक वेदरिंग, और या फिर क्लाइमेट चेंज इसको कैसे अफेक्ट कर रहा होगा। तो वो भी हम इसमें देखेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो वेदरिंग के रेट को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। ओके, तो दीज फोर्सेस वी विल लुक एट फॉरवर्ड। नाउ लुक एट द फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ द वेदरिंग। दो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ द वेदरिंग को अफेक्ट कर रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज द रॉक कैरेक्टरिस्टिक। हम देखेंगे कि रॉक कैरेक्टरिस्टिक कैसे करती है, और दूसरा है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और रॉक कैरेक्टरिस्टिक, इनके दो फोर्सेस के अंदर हम समराइज कर सकते हैं रेट ऑफ द वेदरिंग के। अब अगर रॉक कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो रॉक कैरेक्टरिस्टिक क्या इन्वॉल्व करता है? इट एनकम्पास ऑल द केमिकल ट्रेट्स ऑफ द रॉक। केमिकल ट्रेट्स मींस बट, क्योंकि वी नो दैट कि एवरी मिनरल्स हैज एन वेरी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस, एंड वी नो दैट कि मेजर ऑफ द जो रॉक है दे आर द फॉर्मिंग ऑफ द aggregates of the minerals, because you know that कि rocks are the aggregates of the minerals. Okay, तो rocks क्या aggregate of the minerals है? So some rocks may not be the composition of the minerals, like the coal. Coal is not the minerals, okay? So but it is the rock. Which type of rock? It is sedimentary rock, okay? So rock characteristic encompass all of the chemical traits of the rock, इंक्लूडिंग मिनरल कंपोजिशन एंड उसकी सोल्युबिलिटी। तो हम उसका मिनरल कंपोजिशन देखेंगे, क्या वो मिनरल कंपोजिशन है भाई। हर रॉक का एक मिनरल कंपोजिशन होगा, लाइक जैसे ग्रेनाइटिक रॉक की मैं बात करता हूँ, तो ग्रेनाइटिक रॉक का मिनरल कंपोजिशन क्या है? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार। तो अब मेरे को पता चल जाएगा कि जो फेल्डस्पार होगा, मैं फेल्डस्पार की जब मेरे को मिनरल कैरेक्टरिस्टिक पता है कि इट इज वेरी मच ससेप्टेबल टू द वेदरिंग, इट इज वेरी मच दो बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल। बट आई नो दैट कि जो क्वार्ट्ज है उसका जो रॉक स्ट्रक्चर है, वो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स है, किस तरीके से उसका फॉर्मिंग प्रोसेस है, उसका टेक्सचर क्या है, क्लीवेज है कि नहीं है। तो आई नो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वार्ट्ज, एंड आई नो दैट इट इज मोर मच मोर रेसिस्टेंट टू द वेदरिंग प्रोसेस। एंड नाउ द solubility like the some like जैसे हेलाइट है, ओके, सिल्वाइट है, जिप्सम है, ओके, रॉक्स जैसे हम रॉक सॉल्ट की बात करते हैं, रॉक सल्फेट की बात करते हैं। तो दीज आर दी रेडिली सोल्यूबल। बट अगर मैं कैल्साइट की बात करूं, तो दो दीज आर नॉट, कैल्साइट मिनरल्स इज नॉट readily soluble in the pure water, but whenever the water solution is acidic in nature, so this is readily soluble in the water. Okay, so this is how we can say that this mineral compositions of the rocks as well as the solubility affect the weathering, because solubility affect this chemical weathering. Okay, in addition, any physical feature such as joint, like if I say that geological structure means rock structures. So there are various type of the rock structures. So which type, any type of the rock structures which provide fracture, which provide a space to enter the water, because हमने देखा जो water है, it played a very predominant role in the physical, such as mechanical as well as the chemical weathering. In the chemical weathering, all of the three process of the oxidation, dissolutions, and the hydrolysis as well. So any physical features like the joint and any other fractures can be an important, because they influence the ability of the water to penetrate to the rock. So any features, any geological structures which provide the space for the water to penetrate.
Now look at this. Before I start the weathering, the rate of the weathering and how these forces affect the rate of the weathering, look at this diagram. नॉट डायग्राम, लुक एट दिस पिक्चर। द पिक्चर में आप अगर देखोगे, एक साइड में जो लेफ्ट साइड में है, ये है ग्रेनाइट हेडस्टोन, तो ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। दूसरी साइड में क्या है, मार्बल है। और मार्बल, आई नो दैट कि जो मार्बल है इट इज एन मेटामॉर्फिज्म है ऑफ किसका, जो लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन का क्या होता है, जब मेटामॉर्फिक बनेगा तो मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा। तो मार्बल इज एन मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ द कैल्शियम रिच, जो कैल्साइट मिनरल्स है उससे का जब होता है लाइमस्टोन से। तो बट जब हम जानते हैं कि जो ग्रेनाइट है, ये जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज है, तो दे हैव a much resistance, but if you look at the limestone, they are much more readily be dissolved in the acidic water. Or and we know that because of the changing environment, because of the changing climate, so there is a more incident, more frequency of the acid rain events. No, so rain is becoming more acidic in nature. So if rain is more becoming more acidic in nature, so the attacking power of this is very, the corrosive forces is increasing day by day. So the monument do not same time पे है, but we can see the conditions how both are very much behave with the environment. So rate of the weathering, the silicate, the most abundant mineral groups, chemically weather is in essentially the same order in which they crystallize. तो यहाँ से हमने जैसे हमने पढ़ा था जब Igneous rock formations हुआ था, we know the process of the crystallizations and we know the role of the crystallizations of the Bovin series reaction series. So in Bovin reaction series we know already in Bovin. So you should know this name, Bovin reaction series. So in Bovin reaction series, if you look at the Bovin reaction series, you know that the process of the crystallization, जो जितना लेट क्रिस्टलाइज होगा वो उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंट होगा वेदर का। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि जो इंट्रूजिव रॉक्स होंगे, एक इंट्रूजिव रॉक्स है और एक है हमारे एक्सट्रूजिव रॉक्स। तो एक्सट्रूजिव रॉक्स लाइक जैसे ओलिवाइन, पायरोक्सिन, दे इजिली क्रिस्टलाइज बिकॉज बहुत तेजी से ठंडे हो रहे होते हैं। तो क्या होता है, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन क्रिस्टल। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कोई चीज तेजी से ठंडी होती है, तेजी से कूलिंग होगी, तो वो सोलिडिफिकेशन बहुत तेजी से होता है। तो आयंस जहाँ पे भी होते हैं ना वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। तो जब आयंस जहाँ कहीं भी है वो वहीं पे फ्रीज हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, मोर एंड मोर एम्ब्रोनिक न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होता है किसी भी मोल्टेन मटेरियल्स में। तो जब मोल्टेन मटेरियल में बहुत ज्यादा, इसमें क्या होता है, न्यूमरस न्यूमरस एम्ब्रोनिक न्यूक्लियर फॉर्मेशंस होता है। बट व्हेनेवर द प्रोसेस, igneous process is intrusive, you know very well that whenever there is an intrusive process, so there is a few only the origin of the and development of the only few embryonic nuclei, only few embryonic nuclei form. And that's why like the granitic, and the quartz minerals, so they have a very few and large crystal. तो ओलिवाइन एग्जांपल देख सकते हैं, ओलिवाइन crystallize the first in the bovine series groups we already know, but here I will tell you the logic behind this. But from the fact we can see by the reference of the bovine reaction series, olivine crystallizes first and is therefore least resistant to chemical weathering, whereas the quartz which crystallize last is the most resistant. ओके, तो ये हम एक तरीके से देख सकते हैं, इसमें हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि एक्सट्रूजिव रॉक और इंट्रूजिव रॉक अगर एग्जांपल आएगा तो एक्सट्रूजिव रॉक इज मोर वेदर, okay, more susceptible to the chemical weathering as compared to the intrusive rock. Now look at the अब हम देखेंगे क्लाइमेट। अब क्लाइमेट कैसे कर रहा होगा, क्लाइमेट जो है फैक्टर्स है, पर्टिकुलरली टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, वो आर क्रूशियल टू द रेट ऑफ द रॉक ऑफ वेदरिंग। कैसे, फॉर एग्जांपल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीज एंड थॉ एक्शन। अगर मैं कहूँ लाइक द ट्रॉपिकल रीजन्स में थो फ्रीज एंड थॉ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि they have an annual range of temperature is not so changing and the daily range of the temperature is not so changing. But अगर मैं कहूँ कि this process in the coastal region में इतना इफेक्टिव नहीं होगा, बट अगर इंटरकंटिनेंटलिटी की बात करें
इंटरकंटिनेंटलिटी की बात करें, जहाँ पे डेली रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज शो चेंजिंग एंड द एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज शो चेंजिंग, लाइक द डेजर्ट एरिया, वहाँ पे क्या होता है, बट डेजर्ट एरिया में थोड़ा सा अगर वाटर नहीं मिलेगा तो इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इफेक्ट, ओके, सो इफेक्टिव। तो फ्रोस्ट जहाँ पे बनेगा ना, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे रात में टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा होगा और दिन में टेम्परेचर बहुत तेजी से हाई अप होता है, तो वो हम देख सकते हैं। तो ये होता है फ्रोस्ट वेजिंग। तो फ्रोस्ट वेजिंग का एग्जांपल हमने देखा ही था किस तरीके से। तो क्लाइमेट प्लेड अ वेरी मेजर रोल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल ना, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आल्सो exert a strong influence on the rates of the chemical weathering and determine the kind and the amount of the vegetation present। तो लाइक अगर मान लीजिए रेनफॉल ज्यादा होगा, वेजिटेशन ज्यादा होगा, वेजिटेशन ज्यादा होगा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी विल बी मोर देयर, तो देयर विल बी फिजिकल इंटेंसिटी। अगर दूसरा वेजिटेशन ज्यादा होगा तो लाइक अदर स्पीसीज ज्यादा होंगी, ऑर्गेनिज्म डिके ज्यादा होगा, दे विल रिलीज certain other liquids, okay, तो उन liquids की वजह से other factors will also। तो एक अगर हम यहाँ पे बात करें क्लाइमेट फैक्टर, देयर आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को अफेक्ट कर रहा होगा, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो दिस इज हाउ इट वर्क। And regions with the lush vegetations often have a thick mantle of soil rich in decayed organic matter from which chemically active fluids such as the carbonic acids, humic acids are derived। बहुत तरीके से ये फैक्टर्स जो है वो काम कर रहे होंगे। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, ह्यूमन की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, उससे भी अफेक्ट करता है, एनिमल्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, उससे भी अफेक्ट करता है। तो व्हाई केमिकल वेदरिंग इज इन पोलर रीजन इफेक्टिव, वी नो दैट कि इन पोलर रीजन में टेम्परेचर बहुत ठंडा है तो वहाँ पे नहीं होता, एरिड रीजन में मॉइस्चर नहीं है तो उस तरीके से वो इफेक्टिव नहीं है। डिफरेंशियल वेदरिंग हमने देखा कि डिफरेंशियल वेदरिंग एंड सब्सिक्वेंट इरोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग मेनी अनयूजुअल एंड ऑफन स्पेक्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन। हम जानते हैं कि जो रॉक होता है it is not made of the single minerals, the rock are the aggregates of the minerals, like the granitic rock, the feldspar is more susceptible to weathering, like is respective of the quartz। तो क्वार्ट्स बचेगा, क्वार्ट्स के ग्रैन्युलर्स बच जाएंगे, बट फेल्डस्पार इरोज, वेदर एंड इरोजन हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, बहुत स्पेक्टुलर स्ट्रक्चर्स हमारे बनेंगे। आपने देखा भी होगा लाइक जैसे कुछ रॉक पाइप्स हो जाते हैं, नेक क्रिएट हो जाती है, लाइक जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो इसमें क्या होता है, अदर मटेरियल हो गया बट अदर नहीं हो पाए। तो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड द फैक्टर अफेक्टिंग द वेदरिंग रॉक। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।